इकोनॉमिक ग्रोथ Q1 और Q2 में हमने देखा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन कर गई, रिड्यूस कंजम्पशन, हाई इन्फ्लेशन, लोअर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लोअर मैन्युफैक्चरिंग, लोअर ऑटोमोबाइल सेक्टर, लोअर कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड जिसकी वजह से रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया, हाई इन्फ्लेशन इंडिया पर्टिकुलरली फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन कैन इरोड consumers purchasing power, dampen the economic activity and hurt corporate profits. ये भी एक रीजन है। इंटरेस्ट रेट्स, if the RBI raises interest rates to control inflation, borrowing cost for businesses and consumer increase हो जाएगी, जो उनके लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड को hamper कर देगी। This can affect the growth prospects and the market sentiments. Fiscal deficit and debt levels. High fiscal deficits or rising public debt may lead to concern about India's long-term financial ability, which can cause again the स्टॉक मार्केट टू फॉल। नंबर 3, कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा Q1 Q2 के अर्निंग जो नेगेटिव रही, बड़े बड़े प्लेयर्स रिलायंस, अदानी, अंबानी की जो दूसरी कंपनीज हैं एज वेल एज द बैंकिंग सेक्टर, इनके रिजल्ट्स नेगेटिव रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैव a significant impact on indices like the Nifty and the Sensex. Number 4, FII flows. India is a major recipient of foreign capital through foreign institutional investors. If global investors begin pulling money out of India due to concerns over the growth or geopolitical reasons, the stock market could see a significant downturn. करेंसी डेप्रिशिएट होना, बहुत रिसेंटली हमने देखा वीकर इंडियन रुपी हो गया, 80, 81, 82, 83, 84, 85.80 पहुंच गया, caused by outflow of or a strong US dollar can also discourage foreign institutional investors. If the currency weakens, जैसे रुपी वीकन करता जा रहा है, it reduces the value of the investment in rupee terms. इसीलिए वो भाग रहे हैं हमारी कंट्री से, which leads to fall in the stock market. Number 5, specific sector challenges. Sometimes particular sectors such as technology, banking, real estate, infrastructure might face issues like regulatory changes, financial difficulties, or poor performance. A downturn in one of these sectors can drag down the overall market. Number 6, market speculation and sentiments. ओवरवैल्यूशन, हमारा मार्केट ओवरवैल्यूड था, बहुत सारे शेयर्स अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से कुछ हेल्दी करेक्शन तो लाजमी था, बट पैनिक सेलिंग आ गई बिकॉज FPIs और FIIs इंडिया छोड़ के जाने लगे। खासकर ट्रम्प साहब की जीतने के बाद जैसे उनकी विक्ट्री अनाउंस हुई और उन्होंने जो हार्ड मेजर्स अनाउंस किए, जो उन्होंने कहा हम रेट कट्स करेंगे अपनी कंट्री में टू मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, एज वेल एज टैरिफ्स लगाएंगे चाइना और इंडिया पे, जिसकी वजह से एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगे FIIs और FPIs और मार्केट सेंटिमेंट पैनिक का आ गया। 7, रेगुलेटरी चेंजेस. Government policies or regulatory changes can also have a significant impact. For example, change in tax laws, trade practices, labor laws can affect business operations and profit. Indian government has to take drastic steps as far as these measures are concerned, ताकि FIIs, FPIs का पैसा इंडिया से बाहर ना जाए और बहुत सारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खासकर LIC, GIC पैसा लगाए हमारे मार्केट में। Number 8, liquidity crisis. If there is a liquidity crunch in the financial system, where banks or other financial institutions have difficulty in raising funds, it can lead to tightening of credit and lower stock prices. ये इंडिया के साथ तो उतना नहीं हुआ, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट के कंट्रीज में हुआ है। नंबर 9, नेचुरल डिजास्टर्स और हेल्थ क्राइसिस. बहुत सारी नई नई बीमारियां फैल गई हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कोविड-19 के बाद पैंडेमिक आ रहा है, अब नया पैंडेमिक और अभी सुनाई दिया 3-4 दिन पहले, जिसकी वजह से एक पैनिक अगेन आ जाता है मार्केट में, फियर आ जाता है कहीं डोमेस्टिक और ग्लोबल इंडस्ट्रीज में कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना हो जाए, इसकी वजह से इंडियन रुपी फॉल करने शुरू हो जाता है। ग्लोबल स्ट्रेंथ ऑफ द US डॉलर, समराइज करके बोलूँगा, जो ग्लोबल स्ट्रेंथ US डॉलर का होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई पे है US में, और FIIs और FPI को US मार्केट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू द एमर्जिंग मार्केट्स। अगेन रीजन की रुपी वीकन होता जा रहा है और FIIs और FPIs इंडिया छोड़ के आउटफ्लो कर रहे हैं टूवर्ड्स US। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपका रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इंडिया रिलाइज टू मच ऑन इम्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल। टू पे फॉर दिस इम्पोर्ट्स इंडिया नीड्स फॉरेन करेंसी, डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, 83 से 85.80 हो गई, तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है टू बाई से टन्स ऑफ ऑयल। वी आर टू मच डिपेंडेंट फॉर ऑयल डिमांड ऑन और ऑयल इम्पोर्ट्स, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और गल्फ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, और इंडिया को फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस एज वेल एज ट्रेड डेफिसिट अनदर रीजन फॉर रुपी डेप्रिशिएटिंग एंड स्टॉक मार्केट फॉलिंग।
और इसी से कनेक्टेड इन्फ्लेशन भी है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। हायर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो सारी चीज़, ऑयल के पे आपका सारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन पे सारे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, स्टील, आयरन, सीमेंट, सबके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन से इवन खाने की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज करना पड़ा है आरबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है। Capital fight or external debt. Investors believe that Indian economy is weakening or there is loss of confidence due to political instability. ये फुल फ्लैश सरकार नहीं बनी, थोड़ा सा लोगों को डर लगा कि मोदी जी कैसे ये सरकार चला पाएंगे, हाउ ही विल बी एबल टू रन दिस गवर्नमेंट विथ नॉट अ फुल मेजोरिटी। तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया एफआईएस और एफपीआईएस में और उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्ले अ की रोल इन स्टेबलाइजिंग द रूपी। तो हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हार्श स्टेप्स और हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेगे अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक में लाने के लिए, चाहे वो टैक्स में कट हो, चाहे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए दे हैव टू टेक सम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी स्टेप्स, ताकि वापस जो है ट्रैक पे आपकी इकोनॉमी आ जाए। इंडियन गवर्नमेंट अगर फिस्कल डेफिसिट में चल रही है, उसको बोरो करना पड़ता है फॉरेन मार्केट के, जिसकी वजह से रुपये पे अगेन प्रेशर आता है। तो इन सब से बचने के लिए आरबीआई को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि डोमेस्टिक मार्केट स्टेबल रहे, कंजम्पशन डिमांड स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन को चेक किया जा सके और आउटफ्लो ऑफ मनी बाहर कम हो सके। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, एग्रीड वी आर टू मच डिपेंड ऑन यूएस। हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट स्टिल हमें अपने रुपये की वैल्यू को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट दोबारा स्ट्रॉन्ग बन जाए, एक समय हमारा रुपये और डॉलर की वैल्यू बराबर होती थी, हमें इस वैल्यू को दोबारा वापस लाना पड़ेगा। वी हैव टू स्ट्रेंथन द रुपी बाई फोकसिंग ऑन लोकल डिमांड। हमें मेक इन इंडिया पे दोबारा ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, टूरिज्म को इंकरेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग इंडिया में आए। जो इंडिया से छोड़ के बाहर फॉरेनर्स चले गए, वो वापस इंडिया में आके पैसा खर्च करें और इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम ड्रास्टिक मेजर्स एंड स्टेप्स। अब टाइम आ चुका है कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेप इन करे, इन्फ्लेशन को कर्ब करे, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाए, ताकि जो सेंटिमेंट थोड़ा सा लास्ट 3-4 महीने में हिल सा गया है वो वापस ट्रैक पे आ जाए। हमारे यहाँ बजट आने ही वाला है 1 फरवरी को, तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू सम ड्रास्टिक मेजर्स, सम वी कैन से economic as well as financial measures, so that economy वापस right track पे आ जाए। India is still a growing story. My videos have always highlighted that India में बहुत कुछ, इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की है और इंडिया आगे चल के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट का विल अगर दिखाई देगा हमें, वी विल बी बैक ऑन द ट्रैक। मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द रुपी हैज बीन इंडिया हैज बीन अनेबल टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। एंड सस्टेनेबल डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑयल का हमें सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे मिनिस्टर गडकरी साहब कहते ही हैं, वी शुड कम आउट विद ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। वी हैव टू मूव टू ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि हमारी ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल खत्म हो जाए। ऑयल इज द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं सारे रॉ मटेरियल्स के, ट्रांसपोर्टेशन के, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी स्टेप इन कर देंगे, इंक्रीज कर लेंगे और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर देंगे, कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेने पड़ेंगे, तो हमारी इकोनॉमी वुड बी ऑन द राइट ट्रैक, विल बी बैक, विल बी फास्ट। हमारी इकोनॉमी आज भी इंडियन स्टोरी इंटैक्ट है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी, घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।